आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है साउंड ऑफ मेटल। मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो मेटल ड्रम बजा रहा होता है और साथ इसकी जीएफ गाना गा रही होती है। अगले दिन हम वैन को देखते हैं और इसी शख्स को, और इसका नाम रॉबिन होता है और इसकी जीएफ का नाम लू होता है। रॉबिन उठकर वर्जिश करता है और दोनों के लिए कुछ नाश्ता बनाता है। फिर रॉबिन एक स्टिक से अपनी जीएफ को उठाता है और दोनों कुछ देर डांस करते हैं। इसके बाद दोनों एक जगह जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। जब रॉबिन चीज़ें ले रहा होता है अपने कंसर्न के लिए, तभी इसे सुनने की ताकत में कमी आ जाती है। फिर वो इस पर इतना गौर नहीं करता और कंसर्ट में ड्रम बजाते हुए इसको एकदम से कुछ भी नहीं सुनाई देता, लेकिन फिर से वो इस पर गौर नहीं करता और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। रॉबिन बहुत कुछ करता है ताकि उसे सुनाई दे, पर इसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। फिर वो एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहाँ मौजूद शख्स को अपने हालात से आगाह करता है तो स्टोर वाला फ़ौरन इसे ईएनटी को कॉल करके रॉबिन की सूरत हाल के बारे में बताता है और स्टोर वाला उसे पेपर पर इस डॉक्टर का पता लिख कर देता है और रॉबिन वहाँ चले जाता है। वहाँ पहुंचकर डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी सुनने की पावर बहुत कम हो चुकी है और अगर उसने मज़ीद ज़्यादा शोरगुल सुना या लाउड म्यूज़िक तो वो बिल्कुल डीफ यानी कि बहरा हो सकता है। और रॉबिन को डॉक्टर कहता है कि तुम अपने सुनने की पावर बचाना चाहते हो तो 40 से 80 हज़ार खर्चा आएगा तुम्हारी सर्जरी पर, जिसमें तुम्हारे ईयर्स में इम्प्लांट्स किए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि पहले तुम एहतियात करो। लेकिन रॉबिन डॉक्टर की बात को इग्नोर कर देता है और कंसर्ट में वो जब ड्रम बजा रहा होता है तो वो महसूस करता है कि इसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। रॉबिन परेशानी की हालत में कंसर्न छोड़कर बाहर आ जाता है और पीछे लू भी आ जाती है और उसे कहने लगती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तो रॉबिन कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। और फिर इसके बाद रॉबिन अपनी तमाम तर सूरत हाल से अपनी गर्लफ्रेंड को आगाह करता है कि मैं अपनी सुनने की पावर गंवा चुका हूँ और अगर इसे अपनी सुनने की पावर बचानी है तो इसे सर्जरी करवानी होगी, जिस पर 40 से 80 हज़ार का ख़र्चा है। तो लू उसे कहती है कि हम अपने टूर को यहीं रोक देते हैं, जिस पर रॉबिन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। लेकिन लू इसको दोबारा रेस्टोरेंट में ले आती है और साथ में रॉबिन के दोस्त हेक्टर को कॉल करती है ताकि वो इसे समझा सके, पर रॉबिन को अपने दोस्त की कोई बात भी सुनाई नहीं देती और हेक्टर से बस वो खुद ही बातें करता रहता है। फिर लू इससे सेल लेकर बताती है कि इसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा और हेक्टर इसको कुछ बताता है और लू कहती है कि हेक्टर ने बाद में कॉल करने का कहा है। ये वो रॉबिन को लिख कर बताती है। रॉबिन कहता है कि अब आगे क्या करना है, तो वो कहती है कुछ नहीं, जो रॉबिन को सुनाई नहीं देता और बस बैठा रहता है। और गाड़ी में जब दोनों होते हैं तो हेक्टर की कॉल आ जाती है तो लू बात करती है और हेक्टर इसे किसी जगह का बताता है जहां रॉबिन को रहना है। फिर दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं और काफ़ी सफ़र करने के बाद वो इस जगह पहुंच जाते हैं और ये जगह बहुत खूबसूरत होती है और इनको वेलकम करने के लिए एक आदमी आता है जो कि वो ख़ुद भी नहीं सुन सकता था, पर वो होंठ पढ़ सकता था और इसका नाम जो होता है। ये इसको एक रूम में ले जाता है और एक माइक को अपने कॉलर के साथ लगाकर रॉबिन से बात करता है और वो जो बातें करता है वो रॉबिन स्क्रीन पर देख सकता था और जो उसकी हालत के बारे में पूछता है कि कैसे इसने अपनी सुनने की पावर गंवा दी और साथ में ये कहता है कि तुम यहाँ हमारे साथ रहना शुरू कर दो। पर रॉबिन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो जो कहता है कि कोई बात नहीं, हमें फंड्स मिलते हैं चर्च से, तो कोई इशू नहीं। फिर जो लो से पूछता है क्या रॉबिन को यहाँ रहना चाहिए, पर रॉबिन इसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और लू को लेकर चले जाता है। फिर लू को कहता है कि हमें मज़ीद कंसल्ट करना चाहिए और मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा ताकि मैं सर्जरी करवा सकूं। पर अगले सुबह रॉबिन वैन में तोड़फोड़ करने लगता है और लू फिर इसे वापस डीफ कम्युनिटी जाने के लिए कहती है, पर रॉबिन साफ साफ इनकार कर देता है। ये सब कुछ लू उसे लिख कर बता रही थी और रॉबिन कहता है कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही और गुस्सा
और गुस्से में कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर अचानक से लू को कॉल आती है, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे जाना होगा, मेरी फ़्लाइट है। और रॉबिन इसे बार बार ना जाने के लिए कहता है और लू उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम वादा करो। और रॉबिन मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और इसके बाद रॉबिन उदास हो जाता है जब लू वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम रॉबिन को वहीं डीफ कम्युनिटी में देखते हैं। रॉबिन अपना सामान लेकर रूम में आ जाता है तो अचानक से जू आता है और इशारे से रॉबिन को वैन की चाबी और मोबाइल दोनों देने के लिए कहता है ताकि रॉबिन यहाँ पर एडजस्ट हो सके। फिर रॉबिन वहाँ मौजूद लोगों में बैठकर उन्हें अपने बारे में बताता है और कहता है कि मुझे सुनाई नहीं देता और ना ही साइन लैंग्वेज आती है। और फिर दूसरे लोग अपने बारे में बताते हैं। रॉबिन इनके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, जो कि इसके लिए परेशान करने वाली बात होती है। फिर वो जाकर अपने रूम में सोने की नाकाम कोशिश करता है। सुबह फिर से रॉबिन इनके साथ बैठकर साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि जू वहाँ एक टीचर से रॉबिन को इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि रॉबिन वहाँ के माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर पाए। लेकिन जब टीचर उसे नाम पूछती है तो वो समझ नहीं पाता, तो वो उसे लिख कर पूछती है, तो फिर रॉबिन अपना नाम बताता है। इसी तरह वहाँ रॉबिन को कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब वो छुपकर अपनी जीएफ की मेल देखता है तो वहाँ से निकलकर ऑपरेशन करवाने की सोचता है। और एक बार जब रॉबिन इस जगह की मरम्मत कर रहा होता है तो जू वहाँ आकर उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर कुछ करना है तो तुम रूम में बैठकर लिखो और जब तक तुम्हें ये ना लगे कि ये सब रुक जाना चाहिए तब तक तुम लिखते रहना। और वो उस रूम में जाता है तो वहाँ जाकर जो पर हंसने लगता है और उसको बुरा भला कहता है और उठकर वहाँ से चले जाता है। फिर उसे एक डीफ बच्चा मिलता है जिसके साथ बैठकर वो स्लाइडिंग वाले झूले पर वाइब्रेशन से कुछ बजाने लगता है। अगली सुबह हम रॉबिन को बच्चों के साथ देखते हैं जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ वो एडजस्ट होने लगा है। पर एक बार फिर जब वो अपनी जीएफ की मेल देखता है तो वहाँ उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें उसकी जीएफ सिंगिंग कर रही होती है। तो ये देखने के बाद रॉबिन को काफ़ी ताज्जुब होता है और वो सोचता है कि बस इस बार मैं निकल कर अपनी सर्जरी करवाऊंगा। तो वो अपना सामान और अपनी वैन को सेल कर देता है और फिर रॉबिन सर्जरी करवाता है। रॉबिन कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहता है। फिर डॉक्टर इसे कहते हैं कि कुछ हफ्तों बाद तुम्हें दोबारा आना होगा ताकि उसकी हेयरिंग की पावर को एक्टिवेट किया जा सके। वो जो से मिलता है और उसे बताता है कि ऑपरेशन के बारे में और साथ ही जो से कुछ पैसे उधार मांगता है, पर जो इनकार कर देता है ये कहकर कि मुझे और भी लोगों को देखना होता है, खाली तुम नहीं हो। इसके बाद हम रॉबिन को अपने सर की बैंडेजेस और बाल को उतारते हुए देखते हैं और वो फिर डॉक्टर के पास जाता है जहां डॉक्टर उसकी हेयरिंग की पावर को एक्टिवेट करती है, लेकिन इसको क्लियरली सुनाई नहीं देता। तो डॉक्टर कहती है आहिस्ता आहिस्ता तुम क्लियर सुनने लगोगे, बस आराम की ज़रूरत है। फिर कुछ दिन बाद रॉबिन सीधा लू के पास जाता है जहां वो लू के डैड से मिलता है। दोनों कुछ बातें करते हैं और रॉबिन लू के बारे में पूछता है तो इसका डैड कहता है कि अभी लू यहाँ नहीं है। फिर वो रूम में जाकर लेट जाता है तो लू आकर उसे मिलती है और उसकी सर्जरी वाली जगह को देखती है। फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ दोनों बस चुप चुप ही रहते हैं, ख़ास तौर पर रॉबिन। फिर लू का डैड अपनी बेटी को कहता है कि अब मेरी बेटी गाना गाएगी आप सबके सामने। और जब लू गाना गा रही होती है तो रॉबिन बस उसे चुपचाप देख रहा होता है। फिर हम दोनों को एक साथ देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। इस दौरान रॉबिन कहता है कि हम दोनों को दोबारा अपना टूर करना चाहिए, पर लू खामोश हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि रॉबिन अब ड्रम बजा नहीं सकता। और फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। रॉबिन समझ जाता है कि लू की जाने की वजह से वो बच पाया और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। आगे हम रॉबिन को देखते हैं जो बाहर बैठा था और फिर चर्च की बेल बजने लगती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है, तो वो अपने सर की मशीन को उतार देता है और हम देखते हैं कि रॉबिन वहाँ पर बस यूं ही बैठा रहता है
और बस आसमान की तरफ देखता रहता है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।